नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया, जहां पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको आसान और स्पष्ट भाषा में दी जाती है। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 12 जुलाई 2026 तक ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लाखों पेंशन धारक और उनके परिवार लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए, क्योंकि आज की महंगाई में केवल 1000 रुपए मासिक पेंशन से दवाइयों, भोजन, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च पूरा करना लगभग असंभव हो गया है। ईपीएस 95 पेंशनरों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। इसके साथ महंगाई भत्ता दिया जाए और बुजुर्ग पेंशनरों के लिए मुफ्त या रियायती चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाए। हालांकि यहां यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि 12 जुलाई 2026 तक 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू होने का कोई अंतिम और सार्वभौमिक भुगतान आदेश सामने नहीं आया है। फिलहाल ये पेंशनर संगठनों की प्रमुख मांग है, जिस पर संसद, सार्वजनिक मंचों और विभिन्न संगठनों की बैठकों में लगातार चर्चा हो रही है। पेंशनरों का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन किसी प्रकार का दान या सरकारी सहायता नहीं है। यह कर्मचारियों की वर्षों की सेवा और उनके योगदान से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिन कर्मचारियों ने कारखानों, निजी कंपनियों, औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में दशकों तक काम किया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद इतनी पेंशन जरूर मिलनी चाहिए जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा कर सकें। देश के अलग अलग राज्यों में पेंशनर संगठन कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बैठकें, ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि जब दवाइयों, राशन, बिजली, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ रही है, तब पेंशन की राशि को लंबे समय तक एक ही स्तर पर बनाए रखना उचित नहीं है। कई पेंशनरों के पास पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, जोड़ों की समस्या और अन्य स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें हर महीने नियमित दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। कई मामलों में दवाइयों का खर्च पूरी मासिक पेंशन से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में पेंशनरों को अपने बच्चों या परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर होना पड़ता है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि पूरी जिंदगी काम करने के बाद वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार के सामने हाथ फैलाना पड़े, ये सम्मानजनक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। इसी कारण न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग केवल आर्थिक मांग नहीं रह गई है, बल्कि ये बुजुर्गों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुकी है। इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उठाया गया है। सांसद सुप्रिया सुले ने ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस विषय को केवल सरकारी खर्च के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के सम्मान से जुड़ा मामला है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत करने में लगाया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाए और उनके प्रतिनिधियों के साथ खुलकर बातचीत की जाए। उनका कहना रहा कि यदि लाखों बुजुर्गों को भोजन, दवाइयों और सामान्य जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो मौजूदा पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा आवश्यक है। सुप्रिया सुले के बयानों के बाद विभिन्न पेंशनर संगठनों ने एक बार फिर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। कई संगठनों ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये मुद्दा किसी एक राज्य या संगठन तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लाखों ईपीएस 95 पेंशनर समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी जरूरी और तथ्यात्मक पेंशन अपडेट नियमित रूप से पाने के लिए सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि किसी भी आधिकारिक आदेश या महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी आपसे छूट न जाए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष ये रहा है कि ईपीएस 95 योजना में किसी भी बड़े बदलाव से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, भविष्य की देनदारियों, उपलब्ध फंड और दीर्घकालिक स्थिरता का विस्तृत आकलन करना जरूरी है। सरकार की ओर से पहले भी कहा जा चुका है कि योजना में जमा होने वाली राशि और पेंशन के रूप में दिए जाने वाले लाभों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपए करने की मांग पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन पेंशनर संगठनों का कहना है कि वित्तीय स्थिरता का तर्क देकर वर्तमान कम पेंशन को अनिश्चित समय तक जारी रखना भी उचित नहीं है। उनका सुझाव है कि सरकार नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान की संरचना में बदलाव करके तथा अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर पेंशन बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकती है।
पेंशनरों की मांग केवल 7,500 रुपए तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि पेंशन राशि को महंगाई के साथ जोड़ा जाए। उनका कहना है कि यदि आज कोई राशि बढ़ा भी दी जाती है तो कुछ वर्षों बाद महंगाई के कारण उसका वास्तविक मूल्य फिर कम हो जाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पेंशन की समय समय पर समीक्षा और संशोधन किया जा सके। पेंशन को महंगाई से जोड़ने का उद्देश्य ये है कि पेंशन धारकों की क्रय शक्ति लगातार कम ना हो। आज जो सामान 1,000 रुपए में मिलता है, कुछ वर्षों बाद उसकी कीमत काफी अधिक हो सकती है। यदि पेंशन की राशि समान बनी रहेगी तो पेंशनर पहले से भी अधिक आर्थिक कठिनाई में पहुंच जाएंगे। चिकित्सा सुविधा भी पेंशनरों की बड़ी मांग है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी खर्च सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। कई पेंशनर चाहते हैं कि उनके लिए सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, मुफ्त जांच, जरूरी दवाइयां और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाए। संगठनों का कहना है कि यदि सरकार तत्काल पूरी पेंशन वृद्धि स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था से बुजुर्गों को बड़ी राहत दी जा सकती है। जिन पेंशनरों की पूरी आय दवाइयों में खर्च हो जाती है, उनके लिए चिकित्सा सहायता बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यहाँ एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है। किसी सांसद द्वारा मांग उठाए जाने, किसी संगठन द्वारा प्रस्ताव देने या किसी बैठक में चर्चा होने का अर्थ ये नहीं होता कि पेंशन वृद्धि लागू हो गई है। किसी भी नई पेंशन राशि को लागू करने के लिए सरकार, श्रम मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी होना जरूरी होता है। आधिकारिक आदेश में यह बताया जाता है कि नई राशि कितनी होगी, किन पेंशनरों को लाभ मिलेगा, भुगतान किस तारीख से शुरू होगा और क्या पिछली तारीख से किसी प्रकार का बकाया दिया जाएगा। जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी सोशल मीडिया संदेश या वीडियो को अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए। सरकारी अपडेट। इंडिया पर हमारा प्रयास रहता है कि मांग, प्रस्ताव, चर्चा और अंतिम निर्णय के बीच का अंतर आपको स्पष्ट रूप से बताया जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहें ताकि किसी भी भ्रामक खबर के कारण आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। पेंशन बढ़ोतरी की खबरों का फायदा उठाकर कुछ लोग बुजुर्गों को फोन या संदेश भेजकर धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए तुरंत पंजीकरण कराना होगा या किसी खाते में शुल्क जमा करना होगा। ऐसी किसी भी मांग पर विश्वास न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी, आधार से जुड़ी गोपनीय जानकारी या खाते का पूरा विवरण साझा न करें। सरकारी पेंशन बढ़ने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार लाभ मिलता है। किसी निजी व्यक्ति को पैसे देकर पेंशन स्वीकृत नहीं कराई जा सकती। ईपीएस 95 का मुद्दा केवल वर्तमान पेंशनरों तक सीमित नहीं है। आज काम कर रहे लाखों कर्मचारी भी भविष्य में इसी प्रकार की पेंशन व्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं। यदि योजना में समय के अनुसार सुधार नहीं किया जाता तो आने वाले वर्षों में और अधिक लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पेंशन की न्यूनतम राशि, अंशदान की सीमा, निवेश व्यवस्था, सरकारी सहायता और चिकित्सा लाभों की व्यापक समीक्षा की मांग की जा रही है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी पेंशन योजना में लाभार्थियों की जरूरतों और योजना की आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। एक संभावित रास्ता चरणबद्ध पेंशन वृद्धि का भी हो सकता है। यदि सरकार तत्काल पूरी मांग स्वीकार नहीं कर सकती तो पेंशन को चरणों में बढ़ाने, महंगाई से जोड़ने, अधिक आयु वाले पेंशनरों को अतिरिक्त सहायता देने और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कोई भी व्यवस्था आधिकारिक निर्णय के बाद ही लागू होगी। कई पेंशनर संगठन ये भी चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि जिन लोगों के जीवन पर किसी नीति का सीधा प्रभाव पड़ता है, उनकी बात सुने बिना अंतिम फैसला नहीं होना चाहिए। पेंशनरों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए सरकार को अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के पेंशन धारकों से संवाद करना चाहिए। डिजिटल व्यवस्था के कारण कई सेवाएं आसान हुई हैं, लेकिन सभी बुजुर्ग ऑनलाइन पोर्टल या स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सहायता की कमी भी समस्या बनती है। इसलिए ऑनलाइन सेवाओं के साथ साथ ऑफलाइन सहायता केंद्र और सरल शिकायत निवारण व्यवस्था की भी जरूरत है। पेंशनरों को भी अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखने चाहिए। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, नाम और जन्म तिथि के रिकॉर्ड सही होने चाहिए तथा जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा किया जाना चाहिए। भविष्य में यदि कोई नया लाभ लागू होता है तो सही दस्तावेज होने से भुगतान में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। 12 जुलाई 2026 तक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यही है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा की मांग मजबूती से उठाई जा रही है। लेकिन अंतिम आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा
प्रतीक्षा जारी है। पेंशनरों की नजर आने वाली बैठकों, सरकारी जवाबों और नीतिगत चर्चाओं पर टिकी हुई है। पेंशनर संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल अधिक राशि पाने का मामला नहीं है, बल्कि वृद्धावस्था में सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का सवाल है। आपके परिवार में कोई EPS 95 पेंशनर है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि पेंशन से जुड़ा कोई आधिकारिक आदेश या महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो। उम्मीद है कि सरकार, संबंधित संस्थाएं और पेंशनर प्रतिनिधि मिलकर ऐसा व्यावहारिक समाधान निकालेंगे जिससे योजना की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे और लाखों बुजुर्गों को सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए EPS 95 की न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए। इस जानकारी को दूसरे पेंशनरों तक साझा करें, जागरूक रहें और केवल आधिकारिक आदेशों पर ही विश्वास करें। धन्यवाद।